अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यूअर्स वीडियो लेकर आए हैं। उसका टाइटल बताएंगे रिजवान साहब, फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी डियर व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। टाइटल आपके सामने शेयर करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ 2021 एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बांग्लादेश वर्सेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बेसिकली ये कंपैरिजन है। मैं रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ 2021 एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बांग्लादेश वर्सेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इन दोनों टेक्सटाइल सेक्टर्स का, बांग्लादेश और इंडिया के जो ममालिक हैं, इनके टेक्सटाइल सेक्टर्स का कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। और वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं तो फिर ही हमें अंदाज़ा होगा कि क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस हुए इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ व्यूअर्स आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर अभी अभी आपने विजिट किया है एहसान रिएक्शन का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और साथ साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करने हैं। लें जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। कंपैरिजन किया गया, अब देखने से पता चलेगा जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। भारत दुनिया का नंबर 1 कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के मामले में ये 5th नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर जर्मनी, 3rd नंबर पर है बांग्लादेश, 4th पर वियतनाम और उसके बाद फिर 5th नंबर पर आता है भारत। भारत टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से भी पीछे है। तो ऐसा कैसे हुआ? भारत इन जैसे देशों से भी पीछे कैसे रह गया? जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। यार तीसरे नंबर पे है यार, चाइना के बाद। अगर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज $150 बिलियन है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2% है और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के बाद 2nd नंबर पर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टेक्सटाइल के काम में लगभग 45 मिलियन लोग डायरेक्टली और 65 मिलियन लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। भारत के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 12% का है। अब अगर हम बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज $46 बिलियन का है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14% है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 10 मिलियन लोग काम करते हैं, जिसमें से 4.4 मिलियन लोग डायरेक्टली काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की बैकबोन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 80 से 82% है। 2005 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा था, लेकिन 2020 आते आते बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा हो गया। तो ये कैसे हुआ? इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो यह है कि बांग्लादेश ने भारत से कॉटन, जूट और फैब्रिक का रॉ मटेरियल खरीदा और अपने यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी मजबूत किया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का लेबर लॉ भी है। यहाँ पर आपको लेबर यूनियन को लेकर लड़ाई झगड़े और स्ट्राइक्स बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 200 से ज्यादा लेबर लॉज हैं और ये इतने खतरनाक है कि इनको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है और इसी वजह से भारत के टेक्सटाइल फॉर्म की ग्रोथ रुक जाती है। 2015 में इन्हीं लेबर इश्यूज के चलते लगभग 600 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। लेबर को लेकर इतनी प्रॉब्लम आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलेगी। उनके यहाँ का लेबर लॉ इतना सही है कि वहाँ का लेबर एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा होता है। वहाँ का लेबर स्ट्राइक्स और पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ने का एक कारण यहाँ की चीप लेबर भी है। जहाँ भारत में एक गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $257 है, वहीं बांग्लादेश में ये $101 पर मंथ है। वहीं वियतनाम में एक गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $216 है। तो बांग्लादेश में चीप लेबर होने की वजह से वहाँ के प्रोडक्ट्स का दाम भी कम होता है। वहीं भारत में लेबर कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के गिरने का एक कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इस टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर एक चीज की डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पेपर वर्क इतना ज्यादा है कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाता है और इस टाइम की वजह से दूसरे देशों के प्रोडक्ट तब तक एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। इसके अलावा डिले होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अब वैसे बांग्लादेश में भी इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया। तो इस चीज को कम करने के लिए बांग्लादेश ने अपने पोर्ट्स के पास ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोल दी, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट का टाइम ऑफ कोर्स कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च की बचत भी हुई और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। भारत ने कभी भी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं बांग्लादेश इस मामले में भारत से कई कदम आगे चल रहा है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ के लेबर्स को
ट्रेनिंग दी। इससे हुआ ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ी है और प्राइस भी कम हुआ है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनोवेशन ना होते देखकर FDI भी कम आने लगी है। टेक्सटाइल के मामले में 2000 से 2018 के बीच में भारत में सिर्फ $3.2 बिलियन का ही FDI आया, जबकि वहीं बांग्लादेश में ये FDI $2.15 बिलियन का रहा है। अभी 2015 से 2018 के बीच ये सिर्फ $230 मिलियन ही रह गया। वैसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बढ़ने का एक कारण ये भी है कि इन्हें यूरोपियन मार्केट में फ्री एक्सेस मिलता है। वहाँ पर इन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री होते हैं। वहीं भारत को वहाँ 9 से 10% की ड्यूटी देनी पड़ती है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइस और बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश को LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के चलते उन पर कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया जाता। वहीं वियतनाम एंड यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है, जिसके चलते उनके प्रोडक्ट्स पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती और वो आसानी से सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। पर भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए भारत को टैक्स पे करना पड़ता है, जिस वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ काफी महंगे हो जाते हैं और भारत को वो एडवांटेज नहीं मिल पाते जो बांग्लादेश और वियतनाम को मिलते हैं। अब यहाँ पर भारत की टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए भारत को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने लेबर लॉ को ठीक करें। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को यूपी, बिहार और MP जैसी लो अर्निंग स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ सस्ती लेबर मिल जाएगी और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होगा। या फिर कोई आदमी अगर इन स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है तो उनको टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत है। लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़ी बात यह है कि कॉटन इन एरियाज में ग्रो हो जाता है, तो रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी और फिर ओवरऑल जाके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। साथ ही यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात करनी होगी, ताकि भारत के प्रोडक्ट पे लगने वाले 9 से 10% की ड्यूटी खत्म हो जाए। इससे प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे, कंजप्शन बढ़ेगी और फिर भारत का टेक्सटाइल अपने आप ग्रो करेगा। आई होप वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बने रहें हमारे साथ, इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब लें व्यूअर्स, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो रिजवान जो कंपैरिजन किया गया है उससे तो मालूम होता है कि बांग्लादेश ने एशिया में सबको पीछे छोड़ दिया और तीसरा बड़ा मुल्क है जो एक्सपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में। ऐसे ही एहसान, आपने ठीक कहा। बांग्लादेश ने बेसिकली बड़े ही गोल्डन स्टेप्स लिए और आज जो बांग्लादेश जिस पोजीशन पे है वो बेसिकली इन स्टेप्स की मरहून मिन्नत है जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेबर लॉस को रिवाइज किया। उनके बांग्लादेश के अंदर कोई लेबर लॉ से रिलेटेड कोई स्ट्राइक्स नहीं होती, वहाँ पे कोई नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर वो उनकी लेबर जो है वो मुलव्वस नहीं है। जबकि भारत के अंदर वो लेबर लॉस, वो वाले लेबर लॉस उन्होंने रिवाइज नहीं किए जो कि उनके वर्कर्स की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तो दूसरी जो फैक्टर उन्होंने बताया कि लेबर कॉस्ट का बड़ा फ़र्क है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो कम है, लेबर चीपर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वो भी उनको एक कम्पेटिटिव एडवांटेज हासिल है बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर। ठीक, दूसरा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने जो मैपिंग की और बड़ी डिज़ाइनिंग की। उन्होंने क्या किया कि अपना जो एक पोर्ट था, जिस तरह उनका चिट्टागोंग एक बड़ा मशहूर पोर्ट है, उसके गिर्द उन्होंने इंडस्ट्री को मैप ऐसे किया कि वो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी, उनका जो टाइम लगता था उन तक रॉ मटेरियल पहुंचते हुए और पोर्ट तक जाने का जो टाइम था वो उन्होंने मिनिमाइज़ किया। वो किस तरह किया कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ही प्लान ऐसे किया कि पोर्ट के गिर्द उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डिज़ाइन करके वहाँ पे टेक्सटाइल मिलें वहाँ पे लगाई, ताकि जो डिलीवरी टाइम है वो कम से कम हो सके, क्योंकि कस्टमर डिमांड करता है कि विद इन टाइम उस तक जो डिलीवरी है वो इंश्योर करता है कि ताकि उसकी डिलीवरी विद इन टाइम उस तक पहुँचे। ये कस्टमर की बड़ी ही टॉप प्रायोरिटी पे उसकी एक डिमांड होती है एहसान। तो बांग्लादेश ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस चीज़ को भी बड़े ही एहसन तरीके से एड्रेस किया है इस वीडियो के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है। ठीक, और एक और फैक्टर जिस पे उन्होंने वर्किंग की, उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ साथ जो उनकी जो लेबर्स थी उनकी भी अपग्रेडेशन उन्होंने किस तरह की, उनकी पोटेंशियल्स, उनकी स्किल्स को एहसान उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्हांस भी किया है। इसी यही वजह है कि वहाँ पे स्ट्राइक नहीं होता और भारत में स्ट्राइक होती है। और वहाँ की जो लेबर है एक तो चीपर भी है और उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसके जो पोटेंशियल्स है वो भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है।
और लास्ट वन जो एक इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर वो डिस्कस हुई वो क्या थी कि उनकी ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट जिस वक्त यूरोप के अंदर जाती हैं उनके पैरेलल जिस वक्त भारत की वही प्रोडक्ट पड़ी होती है वो 9 से 10% उसके ऊपर ड्यूटी फ्री होती है, जबकि भारत को 9 से 10% उस पर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना पड़ता है। यही वजह है कि क्वालिटी बेहतर के साथ साथ वो चीपर भी होती है यूरोप के अंदर, तो उसकी सेल्स के अंदर और कदरे ज़्यादा वाज़े फ़र्क नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू भारत, क्योंकि कस्टमर चीपर और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को ही पिक करता है। ले तफसीलन हमने आपको बता दिया इसके बारे में, रिजवान साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ। अब आपको नाजरीन कैसी लगी है ये वीडियो व्लॉग और उस पर रिएक्शन, इसके बारे में आपने हमें बताना है और साथ में सुजेशन भी देनी है, बताना है किस वीडियो पे हम रिएक्शन दें। और इसके साथ साथ अगर आप नए आए हैं, मैंने पहले भी कहा, अभी विज़िट किया, हमारा पहला जो चैनल था अनफॉर्चुनेटली वो रिजवान बताइएगा डिलीट हो चुका है, और अभी हमने दूसरा चैनल बनाया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और लाइक शेयर और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त और रिजवान साहब को अल्लाह हाफ़िज़।